नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी के ऊपर रिपोर्ट जारी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरीबी क्या होती है, गरीबी की परिभाषा, गरीबी के प्रकार और गरीबी रेखा के आकलन की विधियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2021 तक तकरीबन 150 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण शहरी लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है, इसलिए हमने कोरोना महामारी का शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। अगर WHO कोरोना को महामारी घोषित नहीं करता तो हम कोरोना बीमारी का यहाँ पे शब्द का प्रयोग करते। अगला पॉइंट है इसका रिपोर्ट का, इसके साथ ही महामारी का सबसे अधिक प्रभाव अनौपचारिक और विनिर्माण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर अधिक देखने को मिलेगा। तो इस रिपोर्ट का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका उपयोग है, गरीबी क्या होती है, उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीबी, इसकी परिभाषा है, गरीबी वह सामाजिक व आर्थिक स्थिति है जिसके अंतर्गत संबंधित लोगों की आय अथवा उनका खर्च इतना कम होता है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। आय और खर्च में इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें मौद्रिक चीज़ों का ही ध्यान रखा गया है। जब हम बात करते हैं आय और खर्च की, तो ये क्या हो गया, गरीबी आकलन की मौद्रिक दृष्टिकोण का परिचायक हो गया। तो उपरोक्त परिभाषा गरीबों के प्रति जो मौद्रिक दृष्टिकोण है उसी का परिचायक है, क्योंकि इसमें खर्च और आय की बात की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निर्धन लोग हैं उनको पर्याप्त रूप से आय सुनिश्चित कर दी जाए तो उनकी निर्धनता या उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री है वो गरीबी के आकलन की जो उपरोक्त विचार है उसको सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अंतिम रूप से अगर गरीबी के स्थायी समाधान करना है, लोगों को गरीबों को स्थायी रूप से दूर करनी है, तो उसके लिए लोगों की क्षमताओं का विकास जरूरी है। यानी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके ज्ञान का स्तर ऊंचा हो और उनमें कुशलता वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए। केवल आय और खर्च के पता लगाकर उनकी गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। वर्ष 2010 में UNDP और ऑक्सफोर्ड पैनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत वंचनाओं या डिप्रेवेंशन के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। इसमें लोगों की आय तथा उनके खर्च को ध्यान में नहीं रखा जाता है। किस आधार पर किया जाता है? वंचनाओं के आधार पर। चलिए अब हम बात करते हैं गरीबी कितने प्रकार की होती है। गरीबी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी मानवीय गरीबी या ह्यूमन पॉवर्टी, तीसरी सापेक्षिक गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। चलिए इनकी डेफिनेशन समझते हैं। निरपेक्ष गरीबी में ऊर्जा यानी कि भोजन के रूप में जो कैलोरी ली जाती है उससे जुड़ी हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसे पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे निरपेक्ष गरीबी से निर्धन माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी में ऊर्जा के साथ साथ एक उपयुक्त मानवीय जीवन के लिए ज़रूरी जो बातें हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी वो बातें? जैसे कि शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकती है। तो ये
निरपेक्ष गरीबी से थोड़ा विस्तृत रूप है मानवीय गरीबी। इसके बाद बात आती है सापेक्षिक गरीबी की। सापेक्षिक गरीबी में लोगों के जीवन स्तर में पाए जाने वाले अंतर को ध्यान में रखा जाता है। ये फिर मानवीय गरीबी से भी ज़्यादा विस्तृत रूप है सापेक्षिक गरीबी का। इसमें जो समाज है उसमें भी असमानता होती है जीवन स्तर में। कोई कैसा जीवन स्तर दे रहा है, कोई निम्न जीवन स्तर, कोई मध्यम, कोई उच्च जीवन स्तर जी पा रहा है, तो उस अंतर को हम सापेक्षिक गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी के तहत डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा दी जाती है। अब भारत में गरीबी मापने की विधियों का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। तो कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जो भारत में गरीबी मापने के काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में गरीबी को मापने के लिए शीर्ष गणना अनुपात, मतलब कि हेड काउंट रेशो HCR का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो निर्धन है, गरीब है, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि भारत उपभोग अथवा खर्च विधि को ध्यान में रखता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, आय विधि को ये ध्यान में नहीं रखता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि भारत गरीबी के आकलन करने के लिए किस विधि को ध्यान में रखता है। तो उसका सही जवाब होगा उपभोग विधि या खर्च विधि को ध्यान में रखता है। इसके बाद आता है हमारा लकड़ा वाला फॉर्मूला। इसने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। शहरी निर्धनता के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसने आधार बनाया और ग्रामीण निर्धनता के आकलन के लिए कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसने आधार बनाया। इसने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वहाँ का जो मूल्य स्तर है, किसी राज्य में महंगाई कम है, किसी में चीज़ें सस्ती है, तो उस के आधार पर अलग अलग इसने निर्धनता रेखाएं सभी राज्यों के लिए निकाली और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निकाली। और सब राज्यों में भी वहाँ के शहरी गरीबों के लिए अलग से निकाली और ग्रामीण गरीबों के लिए भी अलग से निकाली। इसका आधार वर्ष क्या था? इसका आधार वर्ष था 1973-74। शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रति माह से कम खर्च करने वाले लोगों को यहाँ पे गरीब माना गया इस फॉर्मूले के तहत। यह खर्च कैसे निकाला गया था? यह खर्च निकाला गया था भोजन में 2400 कैलोरी जो कैलोरी का भोजन वो करते हैं, तो इस कैलोरी पे वो कितना व्यय करते हैं, उस समय की कीमत इस तरह, जो इसका बेस ईयर था आधार वर्ष 1973-74, उस आधार वर्ष पर के हिसाब से जो कीमतें थी, तो वो 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त करने के लिए या ख़रीदने के लिए वो कितना व्यय कर पा रहे हैं, उसके आधार पर ये लकड़ा वाला फॉर्मूला गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन की गणना करता है। इसके बाद आता है सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूला। सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूले में इसने नवंबर 2009 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। निर्धनता रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा की बजाय अब प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया। पहले क्या किया था? 2400 कैलोरी थी लकड़ा वाला फॉर्मूला में, उसकी क्या रेट चल रही है इतना भोजन करने के लिए, उसको लिया गया था। लेकिन अब तेंदुलकर फॉर्मूले में उसको छोड़ दिया और क्या लिया गया? प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित किया गया। इसमें कैलोरी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर जो खर्च किया जाता है उसको भी इसमें शामिल किया गया। पहले इसका आधार वर्ष 2004-05 था, लेकिन अब इसका आधार वर्ष 2011-12 है वर्तमान में। गरीबी रेखा निकालने के लिए वर्तमान में किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? सुरेश तेंदुलकर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये जो प्रति माह है जो कमा रहा है, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह जो कमा रहा है, जो व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। आय विधि का उपयोग नहीं किया गया है, व्यय विधि का उपयोग किया है। तो जो
ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह खर्च कर पा रहा है, उसको गरीब नहीं माना। और उससे अगर कम खर्च कर रहा है तो उसको इस रेखा के तहत गरीब माना गया है। योजना आयोग गरीबी रेखा को जो आंकड़े है वो जारी करता है, किसके बेस पे करता है? जो NSSO है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, वो जो सर्वेक्षण आयोजित करवाता है और फिर वो जो आंकड़े देता है, उसके आधार पर योजना आयोग गरीबी के आंकड़े जारी करता है। तो अगर आता है कि कौन सा मंत्रालय या कौन भारत में गरीबी के आंकड़े जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। बहुत बहुत धन्यवाद।